नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी एक क्लास हो गई थी एवरेज की। आज दूसरी क्लास है, जीडी के लेवल का बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया जाएगा आज। और इन दोनों क्लासों की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अपने वीआरबी एजुकेशन की ऐप विद इन 1 वीक में आ जाएगी। और वेबसाइट भी, आप वेबसाइट से जाके गूगल से डायरेक्ट भी आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हो। जो एसएससी जीडी के टेस्ट होंगे वो अपन ऐप में करवाएंगे, मतलब ऐप में आप टेस्ट दे सकते हो। यूट्यूब पे अपन उनका सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो ऐप और वेबसाइट आपकी विद इन 1 वीक आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज एवरेज को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है और एक मेंसुरेशन। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे पिछली क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं। 18 आंकड़ों का औसत 124 निकल गया। बाद में पता चला कि 64 और 28 की जगह 46 और 82 पढ़ लिया गया था। तो 18 आंकड़ों का सही औसत ज्ञात करो। यानी कि उसने कोई 18 टर्म्स थी, उन 18 टर्म्स का एवरेज निकाला 124, लेकिन उसने 64 और 28 की जगह पे क्या पढ़ लिया, 46 और 82। इस वजह से उनका औसत कितना आया था, 124 आया था। तो अगर वो सही पढ़ता तो उसका औसत कितना आता है, यानी कि सही औसत कितना है। 18 आंकड़ों का औसत 124 है, तो इन 18 आंकड़ों का टोटल कितना हो जाएगा, 18 आंकड़ों का कुल कितना हो जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए बताया था एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, संख्याओं कितनी है 18। तो 18 गुणा में 124 हो जाएगा। 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36, 7 43, 4 4 22, 2232। जो ये 18 आंकड़े हैं इनका एवरेज 124 था, तो इन 18 आंकड़ों का टोटल हो जाएगा 2232। लेकिन ये 2232 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसने क्या करा है, 64 और 28 की जगह, यानी कि 64 था उसकी जगह तो क्या पढ़ लिया 46, और 28 था उसकी जगह क्या पढ़ लिया 82। यानी कि पढ़ना 64 चाहिए था जब एवरेज निकाल रहा था, लेकिन 46 मान ली एक संख्या को। दूसरा 28 पढ़ना चाहिए था, उसको कितना मान लिया 82। ठीक है, तो यहाँ पे इस 64 को 46 माना, तो यहाँ पे इसने कितना कम मान लिया, 14 माइनस 6 8 और 5 में 2 गए 18। तो यहाँ पे इसने 18 कम पढ़ लिया, यानी कि 18 ज़्यादा पढ़ना है, तो ये माइनस का 18 यहाँ पे, और यहाँ 28 की जगह 82। तो 12 में से 8 गया तो 4, और भाई 7 में से 2 गया तो 5। यहाँ 54 ज़्यादा पढ़ लिया, यहाँ तो 18 कम पढ़ लिया और यहाँ 54 ज़्यादा पढ़ लिया। तो कुल मिला के अगर इनको जोड़ेंगे तो -18 प्लस का 54, तो कितना हो गया ये, घटाएंगे तो 36। ये 36 ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, समझ गए एक बात नहीं, 36 अधिक पढ़ लिया, कुल मिला के अधिक पढ़ लिया। ठीक है, अगर मैं इसमें से 36 घटा दूं तो बिल्कुल सही आ जाएगा टोटल। यानी कि यहाँ 2232 में क्या है, 36 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 64 को 46 पढ़ा तो यहाँ तो 18 कम, लेकिन यहाँ 54 ज़्यादा, तो कुल मिला के 36 ज़्यादा उसने गलती से ऐड कर लिया। अब ये अगर 36 घटा देंगे तो सही टोटल कितना आ जाएगा, सही कुल कितना आ जाएगा, सही कुल आ जाएगा 2232 माइनस का 36, यानी कि 2132, 4 गए तो 96, 2196 क्या आ जाएगा, इसका सही टोटल आ जाएगा। और सही औसत कितना आ जाएगा, सही औसत आ जाएगा, टोटल तो है 2196 और आंकड़े कितने हैं 18 है, तो 18 क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 18 कम 18 और बच गया 3, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36, यानी कि सही औसत कितना आ गया 122। ये है इसका सही औसत। लेकिन आया कितना था 124। क्यों आया था वो? क्योंकि 64 को 46 पढ़ लिया और 28 को 82 पढ़ लिया। ठीक है, तो सही औसत आ गया 122। आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे भाई, 36 ज़्यादा जा रहा है, 36 अधिक पढ़ लिया
तो ये 36 कितने आंकड़ों पे, 18 आंकड़ों पे, तो 36 का औसत कितना आ गया 2। इसका मतलब एवरेज 2 ज़्यादा है, तो 2 एवरेज को घटा दो, 124 में से 2 घटाए तो कितना आ जाएगा 122। यानी कि जो मिस्टेक हुई है उसका एवरेज निकाल दो, इसमें 18 का भाग दिया तो एवरेज कितनी आ गई 2। इसका मतलब एवरेज 2 ज़्यादा है, तो 2 घटाएंगे तो सही एवरेज कितनी आ जाएगी 122। नहीं बाकी ऐसा भी कर सकते हो, टोटल में से 36 घटा दिए तो टोटल का एवरेज निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक निकालते समय गलती से 68 की जगह 86 पढ़ लिया तथा औसत 58 प्राप्त हुआ, तब छात्रों का सही औसत। कुल मिला के बात ऐसे है कि 100 छात्रों का औसत कितना आया 58। कब आया, जब 68 की जगह गलती से क्या पढ़ लिया 66। तो 100 छात्रों का टोटल कितना हो गया, तो 100 छात्रों का कुल अंक कितने हो गए 100 गुणा में 58, औसत 58 आया था तो हो गया 5800, ये 5800 हो गए। लेकिन 68 की जगह 86 पढ़ लिया, 68 की जगह 86, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया 86 माइनस का 68, 16 में से 8 गया 8, 18। इसका मतलब प्लस 18 ज़्यादा पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ लिए तो घटा देंगे। सही कुल अंक कितने हो गए, सही कुल अंक हो गए 5800 माइनस का कितना 18 या 5782। सही औसत क्या हो गया, सही औसत हो गया आपका 5782 बटे में 100, 2 जीरो पॉइंट लग जाएगा 5782 बटे में 100 कितना हो जाएगा 57.82। ये हो गया आपका सही औसत। ठीक है, बात समझ में आई। आप कर ऐसे भी सकते थे 100 छात्रों का, यानी कि औसत कितना था 58। आप सीधा देखते क्वेश्चन में 68 की जगह 86 पढ़ लिया, 18 ज़्यादा, तो 18 घटाना है तो ये 18 का औसत ही निकाल देंगे ना। 18 का औसत 100 है टोटल संख्या, 100 का भाग देंगे, यानी कि 0.18 औसत क्या है ज़्यादा है, तो इसको घटा देंगे। 58 माइनस में 0.18 घटाया तो क्या आ जाएगा 57.82। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक बल्लेबाज के द्वारा अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाने से उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 19 पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी। मैं पहले एकदम डिटेल में बताऊंगा, फिर आपको ऐसे बता दूंगा कि इसको एग्जाम में कैसे आपको सोचना है, किस तरह से करना है। एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 98 रन बनाए हैं, तो इसका मतलब पहले उसकी 18 पारियों में कुछ औसत होगा रनों का, तो वो हम मान लेते हैं कि माना 18 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, उसका औसत मान लेते हैं। औसत कितना था x, औसत x है, x रन है। ठीक है, 18 पारियों का औसत कितना मान लिया x रन मान लिया हमने। तो 18 पारियों के कुल अंक कितने हो गए, 18 पारियों के कुल अंक कितने हो गए, कि कुल अंक कितने हो गए, कुल रन कितने हो गए 18 गुणा में x कितने हो गए 18x। ये 18 पारियों में 18x रन। 19 पारी के बाद कुल रन, 19 पारी के बाद कुल रन 18x। 19 पारी में कितने रन बनाए 98, तो ये कितने हो गए 98। ये हो गए 19 पारियों के बाद कुल रन 18x प्लस में 98। कुल पारी कितनी हो गई, कुल पारी कितनी हो गई, कुल पारी हो गई 19। तो औसत अब निकालेंगे तो पुराने जो औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि प्रश्नानुसार अगर इसको अपन सोल्व करते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, तो 18x प्लस में 98
भाई देख, जब इस तरह से रनों का औसत निकाला जाता है ना, तो पारी कुल रन बटे में पारी। जैसे एक पारी में 100 रन बनाए, दूसरी पारी में 75 रन बनाए, तो उसने औसतन कितने रन बनाए, यानी कि 100 + 50 150 बटे में 2, यानी कि 75 रन प्रति पारी। तो कुल रन बटे में कुल पारी, तो कुल रन कितने हो गए 18x, ये तो 18 पारियों में, अरे 19, तो 19 पारियों में कुल रन तो ये हो गए, पारी कितनी 19। और ये क्या कह रहा है, 19वीं पारी के बाद औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले औसत x था उसमें 3 की वृद्धि होगी। अब ये औसत है 19 पारी के बाद, जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है 19वीं पारी के बाद औसत में 3 की वृद्धि, पहले का औसत हमने x माना था, अब 3 की वृद्धि होगी तो +3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 18x प्लस का 98 बराबर में 19x प्लस 19 दूनी 38 19 57। तो ये 18x उधर जाएगा तो 19x माइनस का 18 क्या बच गया x, और 98 में 57 इधर आएगा तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 41। x क्या मानना था 18 पारियों का औसत, अगर पूछता 18 पारियों का औसत तो 18 पारियों का औसत हो जाता 41, लेकिन कह रहा 19वीं पारी के बाद औसत, 19वीं पारी में 3 का बढ़ जाता औसत, तो 41 3 कितना हो जाएगा 44। तो 19वीं पारी के बाद औसत, 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा 41 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 44। भाई ये x की वैल्यू आई, x क्या मानना था हमने 18 पारियों का रन। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, जीडी में भी आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है। एक बल्लेबाज के द्वारा अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाने से उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 19 पारी के बाद औसत, 19वीं पारी में 98 रन बनाए हैं, 18 पारियों में हमें नहीं पता कितने रन बनाए, तो हमने सोचा कि 18 पारियों में मान लेते हैं कि उसने x रन बनाए होंगे, x रन के औसत से रन बनाए होंगे। औसत कितना था 18 पारियों तक x, यानी कि औसतन हर पारी में x रन बना रहा है, तो टोटल 18 पारियों में कुल रन कितना हो जाएगा, औसत गुणा पारी 18 गुणा x कितना हो गया 18x। अगर औसत x है तो उसके 18 पारियों के कुल रन हो गए 18x। अब पता चला 19वीं पारी में कह रहा है 98 रन बनाए, तो 19 पारी के बाद कुल रन हो गए 18 पारियों के तो 18x, और 19वीं पारी में 98, तो 18x प्लस में 98, ये 19 पारियों के टोटल रन हो गए, कुल रन हो गए, पारी हो गई 19। अब औसत निकालेंगे तो कुल रन बटे में कुल पारी, तो कुल रन बटे में कुल रन ये हो गए 19 पारियों के, औसत पारी कितनी 19, और औसत अब कितना हो जाएगा निकालेंगे तो ये औसत कितना आएगा x + 3। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 18 में रन बनाने के बाद 19 पारियों का जो औसत है, तो 18वीं पारी के बाद जो औसत था उसमें 3 की वृद्धि, और 18 पारियों का औसत हमने x माना है, x में 3 की वृद्धि, तो इसका मतलब 19 पारी के बाद औसत हो जाएगा x + 3। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 19 को x से किया तो 19x, 19 को 3 से किया तो 57, ये इधर 18x प्लस में 98, 18x उधर गया तो 19x में से 18x घटा तो x बच गया, 57 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 98 माइनस 57 कितना बचा 41। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई, और x क्या है 18 पारियों का औसत। ठीक है, और 18 पारियों का औसत 41 हो गया, तो 19 पारियों के बाद औसत पूछा है, तो 19 पारी में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 19 पारियों के बाद औसत कितना हो गया 44। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम में कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मैं ये हटा दूं, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा फिर। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा, या पॉज करके आप बिल्कुल एक बार से देख लो, मैं इसको हटा रहा हूँ फिर देखेंगे। देखो ये कुछ मैं पारियां कर रहा हूँ, 5 पारी मान लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5 पारियों में, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, 5 पारियों में भाई इस पारी में उसने बनाए 20, इस पारी में बनाए 30, इसमें 25, इसमें 35 और इसमें 50, तो टोटल रन कितने हो गए भाई 0 5 5 10, 1 5 4 9 2 11 3 14 2 16 रन हो गए 160। तो औसत कितना हुआ, औसत हो गया, भाग में मैंने 5 पारियाँ 5 है तो औसत हो गया 5 × 15 5 दूनी 10, इसका मतलब 32 रन पर पारी। ये 5 पारी हैं, पहली पारी में 20, दूसरी पारी में 30,
25, 33 और 50। इसका मतलब 5 पारियों में 160 रन, तो 5 पारियों का औसत हो गया कितना, 32 रन पर पारी। अब मैं ये नहीं बताता हूँ कि कितना था, अब औसत 32 है। अगर अगली पारी में ये 65 रन बनाता है, 65 रन बनाता है, तो अब मुझे ये बताओ अगली पारी औसत कितना है, 32। तो पहले तो ये पारी अपना 32 रन पूरा करेगी, इसके बाद जो बचे वही तो बराबर बराबर बटेंगे। कितने बताए मैंने, 60 रन, 60 में से 32 गए तो 10 में से 2 गए तो 8, 5 2 28। ठीक है, लेकिन तो ये 28 रन ही तो इनमें क्या बराबर बराबर बटेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। पहले तो अगली पारी इस पिछली पारी के औसत तक पहुंचेगी, औसत तक पहुंचेगी, उसके बाद जो रन बचेंगे वो सब में बराबर बराबर बटेंगे, वो नया औसत हो जाएगा। यानी कि अब औसत कितना हो गया, 160 रन थे प्लस में 32, तो ये हो गया 2, 6 3 9 और 1, पारी होगी 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, नहीं कितने जोड़ने थे, 60 बनाए हैं ना इस पारी में, तो 160, और इस पारी में कितने बनाए हैं, 60, तो ये होगा 0, 2 और 220 बटे में 6, 6 तिया 18, 6 6 36, 4 6 6 36, 36 पॉइंट में 6। तो अभी 36.6 रन का औसत हो गया, मतलब कि पिछले औसत में कितनी की वृद्धि होगी, पहले औसत कितना आ रहा था 32 का, तो अब औसत कितना बढ़ गया, 4.6 रन का औसत बढ़ गया। तो ये 4.6 रन का जब बढ़ेगा, जब पहले तो ये पारी इसके औसत के बराबर आएगी, 32 रन तक आएगी, फिर ये बढ़ेगा। ठीक है, चलो एक बार इससे ही देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन से देखते हैं। 18 पारियों में कुछ रन बनाए, 19वीं पारी में कितने रन बनाए, 98 रन बनाए, तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। ये औसत थी, ये इसकी 19 पारियां हैं। 19वीं पारी में रन कितने बना रहा है वो, 19वीं पारी में 98 रन, औसत में 3 की वृद्धि। अब ये 19 पारियां हैं, 19 में 3 की वृद्धि अगर हो रही है तो 19 तिया 57, तो 57 रन ये हैं इसके औसत से ऊपर चले गए। मतलब वो 57 रन क्या है, पहले तो ये इनके एवरेज तक आई होगी, इनका एवरेज जितना होगा उतना पहुंचा होगा। अब हम देख लेंगे 57 रन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो इनका एवरेज कितना था पुराना वाला, तो उसको 98 में से 57 घटा देते हैं, यानी कि 41 रन था। यानी कि पहले तो ये, इसका मतलब पहले 41 औसत था, तो ये 41 गया होगा, उसके बाद जो रन ज़्यादा होंगे वही तो सब में बराबर डिवाइड होंगे, और वो पता लग गया अपने को बराबर डिवाइड कितने हुए, वो हमने देख लिया। 19 पारियों में हर पारी के 3 रन ज़्यादा जा रहे हैं, औसत में 3 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 57 रन तो ऊपर चले गए, और अगर 57 घटा देंगे तो ये अपना आ जाएगा पुराना वाला औसत, 18 पारियों का औसत। कुल मिला के कुछ नहीं करना, अब सीधी सी एक चीज़ याद रखनी है आपको। एक चीज़ क्या याद रखनी है, 18 पारियों का औसत कितना होगा, 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, तो 18 पारियों का औसत कितना होगा, 19 तिया 57, 19 गुणा में 3 57, आपको 98 में से 57 घटा दिए, ये आ जाएगा 41, ये हो जाएगा 18 पारियों का औसत। 18 पारियों का औसत हो गया कितना, 41, और 19 पारियों का औसत कह रहा 3 की वृद्धि हो जाती है, तो कितना 19 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, 3 की वृद्धि होती है, 19 पारी में 3 की वृद्धि होती है, तो 19 तिया 57 घटा दो, तो वो 18 पारियों का औसत, और 19वीं पारी के बाद 3 की वृद्धि कर दो। बात समझ में, इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, 19वीं पारी में 98 बता 3 की वृद्धि, औसत में 3 की वृद्धि, 19 पारियों में 3 की वृद्धि, तो 57 घटा दो 98 में बचा 41, ये 18 पारियों का औसत हो जाएगा। 18 पारियों का औसत 41 हो गया, तो 19वीं पारी के बाद 3 की वृद्धि हो जाती है, 3 जोड़ दिया कितना हो गया, 44। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही है। 16वीं पारी में 60 रन बनाता है, जिसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 60 रन बनाता है, औसत में 3 की वृद्धि, 16 पारी में 3, तो 16 गुणा में 3 कितना, 48, तो 15वीं पारी के बाद औसत हो गया 60 माइनस का 48 कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये 12 कितना, 15वीं पारी तक औसत है, 15वीं पारी तक का औसत, 16वीं पारी के बाद औसत पूछा है, तो 16वीं पारी के बाद औसत में 3 की वृद्धि, 3 जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15। अगर आप डायरेक्ट ही 16वीं पारी के बाद
निकालना चाहता हूँ तो आप 15 और औसत 3 15 तिया 45 घटाओगे, सीधा ही क्या आ जाएगा अपना उत्तर 15 आ जाएगा। लेकिन मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर 16वीं पारी के बाद के औसत की जगह अगर 15वीं पारी तक औसत पूछ ले तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 12 उत्तर हो जाएगा। 16वीं पारी तक 3 कह रहा है, औसत में वृद्धि हो जाती है, 3 जोड़ देते हैं बस। ठीक है, डिटेल में बता देते हैं एक बार। 16वीं पारी में 60 रन बनाता है, इसका मतलब हमने मान लिया 15 पारियों का औसत आप मान लो क्या, औसत आप मान लो क्या x। तो 15 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन हो गए 15x। 16वीं पारी के बाद कुल रन कितना, 16वीं पारी में 60 रन बनाता है तो 60 रन जुड़ जाएंगे, 15x प्लस का 60। कुल पारी कितनी हो गई 16, कुल पारी हो गई कितनी 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15x प्लस में 60 बटे में 16 x प्लस का 3, औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x प्लस का 60, 16 तिया 48x प्लस का 16x प्लस का 16 तिया 48। ठीक है, 15x उधर जाएगा, 16x में से घटेगा तो क्या बच गया x, 48 इधर आ जाएगा, 60 में से 48 गया कितना बच गया 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, वो x की वैल्यू 12 आ गई तो इसका मतलब 15 पारियों को औसत x था, तो x कितना 12, तो 15 पारियों को औसत कितना आ गया 12। 16वीं पारी के बाद औसत 3 की वृद्धि हो जाती है, थोड़ी पारी के बाद कितना हो जाएगा 12 प्लस का 3, औसत कितना हो जाएगा 15। ठीक है, सही है, शॉर्ट में मैंने बता दिया था अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 16 तिया 48, 87 माइनस का 48 कितना, 17 में से 8 गए तो 9 और 7 में से 4 गए तो 3, तो कितना आ गया 39। ठीक है, तो आ गया 39। ये 39 क्या आया है 16वीं पारी के बाद, 16वीं पारी के बाद औसत, 16वीं पारी के बाद एवरेज। तो 17वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, कि बाद औसत कितना हो जाएगा 39 प्लस 3 की वृद्धि कितना हो जाएगा बस 42 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे इसको डिटेल में देखो, 16 पारियों का औसत कितना मान लेते हैं अपन, x का औसत कितना मानेंगे, औसत मान लिया x। तो 16 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा, 16 पारियों के कुल रन कितने हो गए 16x। 17वीं पारी के बाद कुल रन हो गए, कुल रन हो गए 87 रन बनाता है तो 16x प्लस का 87। कुल पारी कितनी हो गई, कुल पारी हो गई आपकी 17। तो प्रश्नानुसार चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 16x प्लस का 87 भाग में 17 तो औसत हो जाएगा x प्लस का 3। सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16x प्लस का 87 17 को गुणा करेंगे तो 17x 17 तिया 51, 16x उधर जाएगा तो x बचा और 51 इधर आएगा तो 6 और 8 में से 5 गया तो 4, कितना 46, कितना बच गया 46। 46 बच गया, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 7 में से 87 माइनस 51, 7 में से 1 गया तो 6 और 8 में से 5 गया तो 3, 36, कितना हो जाएगा 36, 6 और 1 7
5 और 3 8, हाँ कितना बच जाएगा 36। तो 17वीं पारी के बाद औसत, 17वीं पारी के बाद औसत 36 + 3 कितना हो जाएगा 39। ये अपना आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, पहले भी यही बताया था मैंने, है ना। 17 51 घटा दो, 87 - 51 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, 36। और 17वीं पारी के बाद 3 की वर्दी हो जाती है तो कितना हो जाएगा 39। डायरेक्ट इतना सा करना होता है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। एक बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 रन है। यदि उसके अधिकतम और निम्नतम स्कोर में 100 का अंतर है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों का औसत कितना 28 रन है। तो उसकी अधिकतम पारी ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाओ। 42 पारियों का औसत दे रखा है, तो 42 पारियों का कुल कितना हो जाएगा, 42 पारियों के कुल रन कितना हो जाएगा 42 × 30 कितना 0 3 दूनी 6 4 3 12 1260। भाई मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा लिख रहा हूँ, आप अगर खुद से करोगे ना तो कुछ नहीं करना। 42 × 30 और जब 2 पारियाँ हटा देंगे तो 38 × 28, बस एक समीकरण बनेगी छोटी सी, है ना, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, 42 पारियों के कुल रन कितने हो गए 1260। अब कह रहा है कि उसके अधिकतम और निम्नतम स्कोर में 100 का अंतर है। अधिकतम स्कोर तो मान लेते हैं उसका अपन x, अधिकतम मान लेते हैं x और निम्नतम मान लेते हैं y। ठीक है, तो क्या कह रहा है x - y कितना है 100। यही तो कह रहा है कि उसके निम्नतम अधिकतम और उसके निम्नतम स्कोर में 100 का अंतर है। यानी कि अधिकतम और निम्नतम में अंतर कितने का है 100 का। इसका मतलब x - y कह रहा है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों का औसत कितना हो जाता है 28। अगर ये 2 पारी हटा दी निम्नतम अधिकतम तो कितनी पारी बची 40। इन 40 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, इन 40 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, क्योंकि इनका औसत दे रखा है कितना 28। तो इन 40 पारियों का टोटल हो जाएगा गुणा में 28। ठीक है, तो गुणा में 28 तो टोटल हो गया 0 8 चौक 32 3 1120। देखो 42 पारियों का औसत दे रखा था तो 42 पारियों के टोटल आ गए 1260। 2 पारी थी निम्नतम अधिकतम, इनका अंतर क्या कह रहा है 100। अगर इन दोनों पारियों को हटा दें तो बची 40 पारियों, इनका औसत दे रखा 28, तो इनका टोटल आ गया 1120। तो ये तो टोटल है सभी 42 पारियों का। ये टोटल है 40 पारियों का उन 2 पारियों को हटा के जिसमें अधिकतम और न्यूनतम रन थे। तो टोटल आ रहा है कितना ये 1120। तो मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना आया 0 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 140। ये 140 क्या है, ये 140 x + y है कि नहीं, ये अधिकतम और न्यूनतम पारियों का योग है कि नहीं 140। क्योंकि इन 42 पारियों का टोटल ये और ये 2 पारी हटा दें तो टोटल ये, अगर मैं घटाऊंगा तो ये वो 2 पारी आ गई अधिकतम और न्यूनतम। यानी कि अधिकतम और न्यूनतम का योग तो है 140 और इनका अंतर है कितना कितना है 100। ये समीकरण बन गया। सोल्व करेंगे तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो प्लस का y, ये माइनस का y कट गया, 2x बराबर हो गया 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240 बटे में 2 कितना 120। यही तो पूछा है x कि उसने क्या अधिकतम स्कोर ज्ञात करो, अधिकतम स्कोर वाली पारी ज्ञात करनी। तो अधिकतम स्कोर उसका कितना है 120। कुछ नहीं करना, अपने को x - y की वैल्यू दे रखी है, यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम की वैल्यू दे रखी है,
और ये x प्लस वाई अधिकतम प्लस न्यूनतम की वैल्यू नहीं थी। ये कहाँ से निकालेंगे? 42 पारियों को औसत, इन 2 पारियों को हटा के 40 पारियों को टोटल, दोनों को टोटल आ गया, घटाएंगे तो 140 आ गई। अधिकतम और न्यूनतम पारियों का योग आ गया और इनका अंतर डायरेक्ट दे ही रखा है क्वेश्चन में। और सोल्व करेंगे। सोल्व इस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि एक इसका हट जाए, या तो x हट जाए या y हट जाए, तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मैंने इसको जोड़ा तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस हट गया तो बच गया क्या? जोड़ा है तो ये x और x 2x और इधर 140 और 100 कितना 240, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 नीचे गया, 240 बटे में 2 कितना हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120। यही पूछा है। अगर न्यूनतम पूछ लेता तो किसी भी समीकरण में आप एक x की वैल्यू रख दो। यहाँ पे x की वैल्यू 120 रखते, 120 उधर जाएगा तो 140 माइनस 120 कितना आ जाएगा आंसर 20। तो न्यूनतम पारी कितनी है 20 की है। ठीक है, न्यूनतम पारी 20 की है, तभी तो अधिकतम 120 की, न्यूनतम 20 की, जोड़ेंगे तो 140, घटाएंगे 120 में से 20 तो 100। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के औसत रन 50 रन है, उनका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 172 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तब उनका 38 पारियों को औसत 38 हो जाता है, तो खिलाड़ी की उच्चतम स्कोर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 40 पारियों का टोटल निकाल लेंगे पहले। 40 पारियों का कुल रन, 40 पारियों के कुल रन कितने हो गए 40 गुणा 50, क्योंकि औसत 50 है तो 5 चौक 20, कुल रन हो गए 40 पारियों में 2000। 2 पारियां हटा दी, उच्चतम और न्यूनतम। उच्चतम को मैं x मानता हूं, उच्चतम मैं मान लिया x और निम्नतम को मैंने मान लिया, निम्नतम पारी को मान लिया y। ठीक है, इन 2 पारियों को हटा दे तो अब बची कितनी पारी 38। इन 38 पारियों का कुल कितना हो गया, क्या कुल रन कितने हो गए, क्योंकि इन 2 पारियों को हटा दें तो औसत कितना 38 पारियों का औसत 38, तो 38 गुणा में 38 और 38 गुणा में 38 कितना होता है 8 64 6 8 24 6 30 8 24 2 3 3 9 2 11 4 4 4 1 1444। अगर इसको घटाएंगे 2000 में से तो कितना आएगा 56 1500 556। इसका मतलब ये 556 क्या है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 556। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 172, क्योंकि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। इसका भी यही मतलब है कि इन दोनों का अंतर कितना है 172। वही जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे x से y कट गया, इतना बच गया 2x, और इधर जोड़ेंगे तो 6 2 8 7 5 12 1 728। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 728 बटे में 2, 2 तिया 6 2 6 2 चौक 8 364। उच्चतम स्कोर इसका कितना आ गया 364 आ गया। ठीक है, न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए x की वैल्यू रखेंगे y की, तो 364 556 में 364 घटा देंगे, न्यूनतम स्कोर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक बल्लेबाज निश्चित मैचों में औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में 24 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है तब उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तब अंतिम पारी तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है। अभी तो औसत निकल रहा था बल्लेबाजी का 20 रन प्रति पारी, 40 रन प्रति पारी, 120 रन प्रति पारी। अब विकेट का मतलब विकेट का औसत कैसे निकालेगा, टोटल रन बटे में टोटल विकेट। तो 12 रन प्रति विकेट का मतलब है एक विकेट पे उसने 12 रन दिए, हो सके एक विकेट पे एक भी नहीं दिया हो, यानी कि टोटल रन बटे में टोटल विकेट का औसत इस तरह से निकलता है ना। तो एक बल्ला निश्चित मैचों में 12.4 रन प्रति विकेट है। अब निश्चित मैच कितने हैं नहीं पता। यदि अगली पारी में 24 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है तब उसकी औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाती है। निश्चित मैचों में 12 रन प्रति विकेट मान लेते हैं, उसने
एक्स विकेटों पे 12.4 रन प्रति विकेट दिए हैं, तो उसके कुल विकेट कितने हो गए? 12.4 रन। पहले मैं इसको बताता हूँ शॉर्ट विधि से, फिर डिटेल में चलेंगे। इसको शॉर्ट विधि में कैसे? मिक्सर रोल एलिगेशन से। यानी कि यहाँ पे उसने क्या 12.4 रन प्रति विकेट हैं, फिर दोबारा उसका औसत कितना आ गया? 12 आ गया। अब 4 और अगली पारी में 24 रन देकर 5 विकेट, 24/5 यानी कि 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अंठा 40, 4.8 है ना। 24 रन 5 विकेट, 5 चौक 20, 5 अंठा 40, यानी कि यहाँ पे आ गया 4.8। ठीक है, तो अंतिम पारी तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, ये तो 12.4 रन एक निश्चित पारी। इस पारी तक तो कितना है? 12.4। अगली पारी का औसत कितना है? 4.8। और इन पूरी पारियों का औसत कितना है? 12। समझ में आई? निश्चित पारी जितनी पारी थी उन पारियों का औसत कितना है? 12.4 रन प्रति विकेट। उससे अगली पारी का औसत, अगली पारी में 24 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत हो गया 24/5। विकेटों का औसत निकालने के लिए कुल रन बटे टोटल विकेट, तो 4.8। इन सभी का औसत कितना है? 12 कह रहा है। तब इसका औसत कितना? 12 रन प्रति विकेट हो जाता है अगली पारी के बाद। तो सभी पारियों का औसत कितना आ गया? 12। तो घटा दिया, तो 12.4 में से 12 गया तो 0.4, 12 में से 4.8 गया तो 12 में से 4.8 गया तो बच गया, 12 में से 4 गया तो 8, 7.2, 7.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट, 4 एकम 4, 4 18 चौक 72, 1 और 8। यानी कि यहाँ पर इस 12.4 रन तक 18 विकेट लिए हैं, तो अगली पारी में कितना विकेट लिया है? 1 विकेट लिया है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो इस 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 पंजू कितनी हो जाएगी? 90। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 18 पंजू 90। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ कितना आ गया? 90। तो टोटल विकेट कितने हो गए? 90 प्लस में 5 कितने हो जाएंगे? 95। ठीक है, देखो माना, अब डिटेल से देखते हैं। माना x विकेटों तक औसत 12.4 रन प्रति विकेट, यानी कि x विकेटों का औसत इतना है। मान लेते हैं 2 विकेटों का औसत 12.4 रन है, यानी कि 2 विकेट 12.4 रन प्रति विकेट, यानी 1 विकेट पर 12.4 रन देता है। तो 2 विकेट लिए हो तो 12.4 गुणा 2, 3 विकेट लिए हो तो 12.4 गुणा 3। तो हमें नहीं पता कितने विकेट लिए थे, तो हमने मान लिया x विकेटों तक औसत कितना है? 12.4। तो x विकेटों तक कुल रन कितने हो गए? कुल रन कितने हो गए? कुल रन हो गए 12.4 इंटू एक्स, 12.4x, यही तो टोटल रन हो गए। 12.4 रन प्रति विकेट। अब विकेट नहीं पता अपने पास कितने, x मान ली, तो 12.4x हो गए टोटल रन, है ना। कब? x विकेटों तक। अगली पारी में 24 रन देता है, तो कुल रन हो गए, कुल रन 12.4x प्लस का 24। इससे पहली पारी तक तो 12.4x हो गए, अगली पारी में 24 रन तो प्लस 24 कर दिए। कुल विकेट कितने हो गए? कुल विकेट कितने हो गए? कुल विकेट हो गए, x विकेट तो ये थे, तो x और प्लस में अगली पारी में कितने? 5 विकेट लेता है, तो प्लस में 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं कि 12.4x प्लस में 24 ये कुल रन बटे में ये कुल विकेट, तो औसत कितना हो जाएगा अपना? 12 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। बारह पॉइंट चार एक्स प्लस का 24, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उधर करेंगे, तो 12x प्लस 12 पंजू 60, 12x प्लस का 60। क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 12x से भी गुणा होगा और 12 5 से भी गुणा होगा। ये तो इधर रह गए, ये इधर गुणा कर दिया बराबर में। ठीक है,
12x को इधर लाएंगे तो 12.4x माइनस का 12x, 24 को उधर ले जाएंगे तो 60 माइनस का 24, तो ये बच गया 0.4x और इधर बच गया 36। तो x की वैल्यू कितनी होगी 36 बटे में 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे, 4 अंठा 32, 4 नाम 36 और ये कितना 90। x की वैल्यू 90 आ गई, यानी कि माना x विकेट तो उस पारी तक कितने 90 विकेट, तो अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या, अंतिम पारी तक, अंतिम पारी में 5 विकेट और लिए थे तो अंतिम पारी तक कुल विकेट, अंतिम पारी तक कुल विकेट कितने हो गए 90 और अंतिम पारी में 5 कितने हो गए 95। ठीक है भाई, ये विकेटों का औसत है। अब गेंदबाज का औसत कैसे निकलता है, जैसे उसने एक पारी में दिए कितने रन 50 रन दे दिए और 5 विकेट ले लिए, तो उसका औसत क्या रहा 10 रन प्रति विकेट, 10 रन प्रति विकेट ये औसत आ गया। अगर मैं ये कह दूं 10 रन प्रति विकेट उसका औसत है और उसने 2 विकेट लिए हैं तो कुल रन बता दोगे 10 गुणा 2 यानी कि 20 रन दिए हैं उसका मतलब उसने। तो यही बात यहाँ है, अगर एक बल्लेबाज निश्चित मैचों में औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, निश्चित मैच नहीं पता कितने थे, हमने मान लिया x, ठीक है, हमने विकेट कितने थे हमने मान लिया x विकेट है और उसका औसत कितना है 12.4 रन प्रति विकेट, तो कुल विकेटों की संख्या 12 ये विकेट नहीं रन है ब्रो। तक औसत 12.4 था तो x विकेटों तक कुल रन कितना हो गया 12.4x। ठीक है, तो कुल रन अगली पारी में 24 रन दिया तो 12.4x। ठीक है, तो अब टोटल रन आ गए, पिछली पारी तक तो कुल रन कितने थे 12.4x, क्योंकि विकेट नहीं पता थे हमने मान लिया x विकेट, तो टोटल आ गया 12.4x। अगली पारी में 24 रन और देता है तो ये हो गए अंतिम पारी तक टोटल रन, और कुल विकेट अंतिम पारी में x 5 विकेट और लेता था, पहले के हमने x विकेट मान रखे थे, तो ये हो गए टोटल विकेट। तो औसत निकालने के लिए कुल रन बटे में कुल विकेट, और औसत कह रहा है अब कितना हो जाएगा 12, पहले 12.4 था, अगली पारी में 24 पे 5 देख के अब औसत कितना आ गया 12, तो हमने रख लिया बराबर में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल ली तो कितनी आई अपने पास 90। तो 90 तो आई पिछली पारी तक x है ना, अंतिम पारी में 5 विकेट और लेता है तो टोटल विकेट कितने हो गए उसके पास 95। ठीक है, मैंने ये किससे समझाया था, मिक्सर एलिगेशन से भी समझाया था। मिक्सर एलिगेशन से एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन या आगे इस तरह के क्वेश्चन अपन मिक्सर एलिगेशन से ही करेंगे, क्योंकि ये तरीका बड़ा हो जाता है। 12.4 रन, अभी कुछ पारियों में इसका औसत कितना 12.4 रन, एक पारी और है जिसमें ये 24 रन देके 5 विकेट लेता है, तो इसका औसत कितना हो गया 5 चौक 20 5 40, 4.8 रन प्रति विकेट। ठीक है, यहां तक 12.4 था, अगली पारी में इसका औसत हो गया 4.8, अब इन सब का औसत कितना हो गया 12 रन प्रति विकेट। ठीक है, घटाएंगे तो 12.4 में से 12 तो 0.4, 12 में से 4.8 तो कितना बचा था 7.2, ये आ गया। तो ये औसत किसका है विकेटों का। विकेटों का क्यों है, क्योंकि मिक्सर एलिगेशन में मैंने बताया था पहले, तो ये देखो 4 एकम 4, 18 चौक 72, 18:1, यानी कि यहाँ इस पारी तक अगर 18 विकेट लिए हैं तो अगली पारी में कितना विकेट लिया है 1। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो इस 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 × 90, यानी कि 12.4 के औसत तक कितने विकेट लिए हैं उसने 90, और अगली पारी में कितने 5 विकेट लिए हैं, तो टोटल विकेट हो गए कितना 95। मुझे ये बताओ कि ये एवरेज किसका आता है, मैंने तुम पहले बताया था मिक्सर एलिगेशन जब यूज करते हैं तो अब यहाँ का रन प्रति विकेट, यही फॉर्मूला हुआ विकेट के एवरेज में, यही तो फॉर्मूला होगा टोटल रन बटे टोटल विकेट। नीचे क्या आ रहा है विकेट, अगर अपन इसका मिक्सर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये रन प्रति विकेट का ही तो है, ये रन प्रति विकेट का ही तो है, ये टोटल रन प्रति विकेट का, तो ये नीचे अगर विकेट है तो ये रेशियो विकेटों का आएगा, ये रेशियो मतलब यहाँ तक का
अगर 18 विकेट लिए तो इसमें क्या 1 विकेट लेगा, और इसमें कह रहा है कि 1 नहीं 5 विकेट लिए तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी 90, टोटल विकेट कितने हो जाएंगे 95। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन जब भी लगाते हैं चाल, अगर चाल में लगाते हैं, चाल बराबर क्या दूरी बटे में समय, तो नीचे रेशियो समय का आएगा, नीचे रेशियो समय का आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब साधारण ब्याज पर निकालते हैं, दर पर लगाते हैं तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर में क्या, ब्याज पर लगाते हैं तो ब्याज किस पर निकलता है मूलधन पे, यानी कि ब्याज बटे में मूलधन, तो नीचे रेशियो किसका आ जाएगा मूलधन का आ जाएगा। मतलब उसका देखेंगे फॉर्मूला कि उसकी बेस वैल्यू क्या है, उस बेस वैल्यू का क्या रहता है, ये मिक्सर एलिगेशन रहता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें पहले इसी तरीके से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, देखो एक बल्लेबाज एक निश्चित मैचों में औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी कि 12.4 रन है। यदि अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है तो इसका औसत कितना हो गया 5.2, यानी कि 5.2, जिसके कारण उसकी गेंदबाजी में औसतन 0.4 रन प्रति विकेट का सुधार हो जाता है। यानी कि पहले 12.4 रन था उसका विकेट का एवरेज, अब 0.4 रन का सुधार होता है, तो अब कितना है 12, तो अब क्या है ये 12। भाई मैं इसको ये बोल लूँ अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिसके कारण उसकी गेंदबाजी का औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, या मैं ये बोलूँ 0.04 रन प्रति विकेट का सुधार हो जाता है, दोनों एक ही बात होती है। बल्लेबाज गेंदबाज जितने ज़्यादा रन देगा उसकी परफॉर्मेंस खराब है, 15 रन प्रति विकेट दे रहा है, एक 14 रन प्रति विकेट, कौन सा बढ़िया है 14 रन, कम रन दे प्रति विकेट, कम रन दे, वही अच्छी गेंदबाजी हुई। तो पहले वो 12.4 रन प्रति विकेट की गेंदबाजी थी, अब 0.4 रन का अगर वो सुधार करेगा तो इसमें घटाएगा ही ना 0.4 रन प्रति विकेट, तो 0.4 रन प्रति विकेट घटाया तो औसत कितना है 12 रन प्रति विकेट। तो यहाँ तक की पारियों का ये, यहाँ तक ये 12.4 में से 12 गया तो 0.4, और 12 में से 0.5 गया, हाँ 5.2 गया तो 12 में से 5 गया 7, और ये हो गया 6.8, 12 में से 5.2 गया 6.8, देख लो 4 5 11 1 12, हाँ पॉइंट से पॉइंट 4 एकम 4, 17 चौक 68, 17:1। इस पारी तक 17 विकेट दिए तो इस पारी में 1 रन, और इस पारी के तो रन पता है 52 रन देकर 10 विकेट, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ क्या है 10, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170, तो कुल रन हो गए 180। बस खत्म क्वेश्चन यही। ठीक है, बात समझ में आई। तो मिक्सर एलिगेशन से सिंपल से इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ तक का दे रखा होता है तो यहाँ रख दिया, उससे अगली पारी में रन और विकेट दे रखा है तो उसका भी एवरेज निकाल देंगे, रन बटे विकेट ये आ गया, और बाकी पूरों का टोटल का भी एवरेज दे रखा है, या तो सीधा दे रखा होगा या कहेगा इतने रन प्रति विकेट सुधार हो जाता है, तो वो कहाँ रख लेंगे यहाँ, बस अधिक में से कम घटाएंगे तो ये रेशियो उनके विकेटों का आ जाएगा। यहाँ के विकेट अपने को पता है तो यहाँ के भी निकाल लेंगे, यहाँ एक विकेट नहीं लिया था, कितने लिए थे 10, तो ये 17 की जगह कितने लिए थे 170, तो टोटल रन कितने हो गए 180। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सोम मंगल बुध और गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का कुल तापमान कितना हो गया 31 गुणा में 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 हो गया कि नहीं। सोम मंगल बुध और गुरु का औसत 31 है तो टोटल कितना हो गया 124, किन किन का सोम मंगल बुध और गुरु का। फिर कह रहा मंगल बुध गुरु और शुक्र, मंगल प्लस बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र का टोटल तापमान 29.5 गुणा में ये भी 4 है, तो ये हो गया 29 दूनी 58, 58 रे को 59, 59 दूनी 119, 5 चौक 20, 2 9 चौक 36, 2 38, 3 118। ठीक है,
दो समीकरण बन गए, सोम मंगल बुध गुरु का टोटल तापमान 124, मंगल बुध गुरु और शुक्र का टोटल तापमान 118। मैं इसमें से घटा देता हूँ, घटाया तो सारे माइनस के हो जाएंगे। तो मंगल से ये प्लस का, ये माइनस का, बुध प्लस का माइनस का, गुरु प्लस का माइनस का, बच गया क्या सोम, और यहाँ क्या है माइनस शुक्र। इसका तापमान कितना आ गया 24, और ये माइनस का 118 है, तो 124 माइनस का 118 कितना आ गया 6। सोम माइनस शुक्र बराबर कितना आ गया 6। केवल अपन सीधा ही लिखते हैं कितना 6। सोम माइनस शुक्र कितना आ गया 6। अब देखो यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5 डिग्री अधिक है, सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5 डिग्री अधिक है, तब सोमवार का तापमान ज्ञात करो। सोमवार का तापमान, ये सोमवार, पहले तो देखो 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री नहीं परसेंट, 37.5% का भिन्न कितना होगा, 37 दूनी 74, 75 बटे 200, 25 75, 25 200, यानी कि 3/8। यानी कि अगर सोमवार का तापमान 8 है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा 11 हमेशा। अब भाई सोमवार माइनस शुक्रवार 6 है, अब हो सकता है ये 11 हो और ये कितना हो 5 हो, तो 11 में 5 गया, जब भी 6 बचा। अब हो सकता है 20 हो, ये 14 हो, ये तो नहीं पता ना। इसके लिए ये कंडीशन दी है कि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.5 डिग्री अधिक है। तो अब ये अगर 8 है सोमवार का, तो शुक्रवार का कितना होगा 11 हो गया है, ये 37.5 सोमवार का अधिक है, तो ये 11 और ये कितना 8। ठीक है, बात समझिए। अगर ये 8 है तो इसका 37.5 डिग्री कितना होगा 3 होगा। मैंने बताया था 37.5 डिग्री की भिन्न कितनी आई 3/8, यानी कि कोई भी संख्या अगर 8 है तो उसका 37.5 डिग्री कितना 3, और 3 अधिक, तो ये सोमवार का कितना हो जाएगा, ये यही तो क्या है, सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5 डिग्री अधिक है। चाहे आप 100 मान के करो तो ये 137 सही 1/2 हो जाएगा, सोल्व करते रहो, काटो पीटो की, यही 8 और 11 आएगा। इसीलिए तो मैंने प्रतिशत में भिन्न सिखाई थी। अगर सीखना चाहते हो तो आप परसेंटेज की एक एक क्लास देखो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सोमवार का कितना 11, यदि शुक्रवार का कितना 8, तो ये कितना अधिक है, यानी कि इनका अंतर कितना है 3, लेकिन वास्तव में इनका अंतर कितना 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो सोमवार का तापमान कितना हो गया 11 गुणा में 2 22 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्रवार का तापमान कितना हो गया 8 गुणा में 2 16 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इनका अंतर आ गया ना 6, यानी कि ये कितना है 22 है, ये कितना है 16 है, तो 22 माइनस 16 तब ये 6 है। नहीं पता था अपने को, ये पता था सोमवार माइनस शुक्रवार कितना है 6 है, लेकिन फिर ये कंडीशन दी थी कि अगर ये 8 है तो ये क्या होगा 11, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है 37.5% अधिक, 37.5% का तो यही रेशियो बनता है। ये 8 है तो ये कितना 11, तो ये कितना अधिक है या ये कितना कम है, या इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 3 है, कितना 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6, इसका मतलब ये सारी चीज़ क्या है डबल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो सोमवार का 11 था, 11 नहीं कितना 22, शुक्रवार का 8 नहीं कितना 16। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 गुना है, तो गुरुवार का तापमान कितना होगा, यानी कि सोम प्लस मंगल प्लस बुध, इनका कुल तापमान कितना हो गया 37 गुणा में 3 7 या 21 2 3 3 9 2 11 डिग्री सेंटीग्रेड 111। मंगलवार से गुरुवार यानी कि मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का औसत तापमान 34 है, तो 34 गुणा में 3 3 दिन है तो 4 3 12 1 3 3 9 1 10 110 डिग्री सेंटीग्रेड। घटा देंगे, माइनस 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 माइनस, मंगल से मंगल बुध से बुध, बच गया क्या सोम माइनस का गुरु, सोम माइनस का गुरु कितना बच गया 111 माइनस का 102 8 और 1 कितना बच गया 9। अब क्या कह रहा है, गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 है, गुरुवार का तापमान
सोमवार का 4/5, सोमवार का अगर 5 है तो गुरुवार का कितना 4, तो इसका कितना हो गया 4/5। सोमवार का 4/5 करेंगे तो इसका 4/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, गुरुवार का कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो गुरुवार का अगर 4 है तो सोमवार का कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, कितना है, कितना है 4 5 यानी कि 1 है। और इन दोनों का अंतर सोम माइनस गुरु, तो मतलब गुरु का क्या है कम है, सोम का ऑब्वियस सी बात ज़्यादा है। या इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हो सोम और गुरु, सोम को कितना 5 और गुरुवार कितना है 4, ये भी एक ही बात है। ठीक है, चलो इसमें कितना अंतर आ रहा है 1, और यहाँ सोम माइनस गुरु का अंतर कितना है 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो सोमवार का कितना हो गया 9 पंजू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, गुरुवार का 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सिंपल सी बात। यहाँ से इन दोनों समीकरण टोटल निकाला, सोम माइनस गुरु आ गया कितना 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी 9 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, अब ये तो नहीं पता ये कितना है, तभी तो अपने को सोमवार का पूछ ले तो सोमवार का कितना होगा नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ये 20 और ये 11 तब भी 9 आ जाएगा, कई आंसर हो सकते हैं। लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 है, तो सोमवार का 4/5 कितना 4 हो जाएगा। इस सोमवार का अगर 5 है तो इसका 4/5 करके देखो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है 1, और इनका अंतर कितना दे रखा 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो ये भी 9 से गुणा ये 9, यानी कि मतलब सारी ही कंडीशन क्या 9 से गुणा करेंगे तभी अंतर क्या आ जाएगा, इनके बीच का 9 आएगा। ठीक है, तो ये 9 पंजू 45, ये 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो क्वेश्चन नंबर 30। एक दुकान में कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8500 है तथा 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7800 है, तब कुल कर्मचारी कितने हैं। इसको भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, तो डिटेल से और एक शॉर्ट मेथड से मिक्सर एलिगेशन। देखो इसमें स्पष्ट मिक्सर एलिगेशन आपको नजर आ रहा है। मिक्सर एलिगेशन कब यूज किया जाता है, जब 2 अलग अलग टर्म और उनके एक साथ की टर्म बीच के लिए दे रखी हो एवरेज। ठीक है, तब अपन मिक्सर एलिगेशन यूज करते हैं। तो पहले तो एक बार मैं इसको डिटेल से बताता हूँ, फिर मिक्सर एलिगेशन समझेंगे और अगला फिर मिक्सर एलिगेशन से ही करेंगे। दुकानदार में एक दुकान में कर्मचारियों का औसत, मान लेते हैं कर्मचारी कितने हैं x है, माना बिल्कुल डिटेल समझाऊंगा, माना कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं x हैं, कुल कर्मचारी x हैं, तो सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो गया, सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो गया, कुल वेतन कितना हो गया 8500x, उनका औसत वेतन तो 8500 है, कर्मचारी कितने हैं x हैं, तो x गुणा में 8500x। 7 तकनीकी कर्मचारी, अब इसमें से अगर तकनीकी कितने हैं, इसमें से ये टोटल तो मैंने मान लिए कितने x, अब इसमें से तकनीकी कितने हैं, तकनीकी हैं इसमें से 7, तो शेष कितने बचे, शेष बचे x माइनस का 7। भाई टोटल x में से 7 तकनीकी हैं बचे हुए, शेष कर्मचारी आ गए, तो ये x माइनस का 7। तो अब मुझे बताओ 7 तकनीकी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो गया, 7 तकनीकी कर्मचारियों का कुल वेतन, का कुल वेतन 7 गुणा में 10,000 कितना हो गया 70,000 हुआ कि नहीं, क्योंकि उनका 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है, तो कुल वेतन 7 गुणा में 10,000 कितना हो जाएगा 70,000। अब शेष कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो गया, शेष कर्मचारियों का कुल वेतन, शेष कर्मचारी कितने हैं पहले तो x माइनस 7 और इनका औसत कितना है 7800, तो गुणा में कितना 7800, तो x माइनस 7 गुणा में 7800, ये हो गया शेष कर्मचारियों का औसत। तो
मतलब कि मैं 7 तकनीकी कर्मचारियों का वेतन और शेष का वेतन जोड़ दूं तो इतना आना चाहिए कि नहीं। प्रश्नानुसार क्या होगा, 8500 x बराबर में क्या 70,000 प्लस इसको गुणा करेंगे 7800 x माइनस 0 0 7 8 56 5 49 5 54 54,600। इस 7800 को तो मैंने x माइनस 7 से पहले x से करा तो ये, फिर 7 से करा तो ये 54,600। ये बचा सभी कर्मचारियों का कुल वेतन 8500 x, इसमें से तकनीकी का 70,000, शेष कर्मचारियों का 7800 x माइनस का 54,600। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 7800 को इधर लाते हैं तो 8500 माइनस का 7800 x और इस 70,000 इधर ही है माइनस का 54,600। तो ये किधर कितना बचा 7800 700 x है ना, 200 8,000 700 x 700 x बराबर में 0 0 10 में 6 गए तो 4 9 में 4 गए तो 5 15,400। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 15,400 बटे में 700, 2 0 से 2 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14। कितने x की वैल्यू कितनी आ गई 22। इसका मतलब कुल कर्मचारी कितने हैं, x की वैल्यू 22 आ गई तो 22। इसमें से 7 तकनीकी हैं तो शेष कर्मचारी 15 माइनस 22 माइनस 7 कितने बचे 15 कर्मचारी। बात समझ में आई कि नहीं। दोबारा से देखो, दुकानदार के औसत मासिक वेतन 8500 है, जितने भी कर्मचारी हैं उनका औसत मासिक वेतन 8500 है। नहीं पता कितने कर्मचारी हैं तो मैंने मान लिया x। अगर उनका औसत 8500 है तो उनका कुल वेतन 8500 माइनस x। कुल वेतन होता है औसत गुणा में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कर्मचारी कितने x, तो 8500 x। इसमें से 7 तकनीकी कर्मचारी हैं तो शेष बचे x माइनस 7। तो 7 तकनीकी कर्मचारियों का कुल वेतन 7 गुणा 10,000 यानी कि 70,000। तो शेष कर्मचारी x माइनस 7 और उनका औसत कितना 7800, तो गुणा में 7800 यानी कि तकनीकी को का वेतन और शेष कर्मचारियों के वेतन को जोड़ दें तो सभी कर्मचारियों को वेतन आ जाएगा 8500 x। तो यहाँ से इसको सोल्व करा 8500 x 7800 x को इधर लाए और 70,000 में से 54,600 गया तो 15,400। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 15,400 बटे में 700 कितनी 22। इसका मतलब कुल कर्मचारी कितने 22, जिसमें से तकनीकी कितने हैं 7 और शेष कर्मचारी पूछ ले तो 22 माइनस 7 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको अपन देखेंगे किससे, मिक्सर एलिगेशन से। तो चलिए मिक्सर एलिगेशन से देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बाकी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मिट गया। ठीक है, तकनीकी कर्मचारी मैं एक साइड लिख लेता हूं तकनीकी और ये शेष। अपने को सभी का औसत लिखना है बीच में 8500। तकनीकी का कितना है 10,000, ये लिख दिया। शेष कर्मचारी कितना 7800, ये लिख दिया। अब मुझे बताओ मैं ये घटूंगा तो औसत, इसका फॉर्मूला क्या है, औसत वेतन का मतलब वेतन कुल वेतन बटे में कर्मचारी, यही तो आ जाएगा औसत। तो नीचे क्या है कर्मचारी, तो नंबर ऑफ कर्मचारी पता चल जाएगा, तकनीकी कितने और ये शेष कितने हैं। 8500 माइनस 7800 तो कितना आया 700। 8500 10,000 में 8500 गए तो कितने 1500, यानी कि 2 0 से 2 7 अनुपात में 15। इसका मतलब तकनीकी अगर 7 हैं तो शेष कर्मचारी कितने हैं 15। अब देखो, अब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 ही। इसका मतलब अपने एक्चुअल में भी 7 है, वैसे भी ऐसे 7 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 1 की 1, तो ये कितने 15 की भी कितनी रह जाएगी 15। कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट ही 7 और 15, टोटल कर्मचारी 15 और 7 कितने आ गए 22। हो सकता है ये 7 की जगह कितना 21 दे रखा होता। 21 तकनीकी कर्मचारियों को औसत वेतन 10,000 है और शेष का इतना है, तो कुल कर्मचारी अगर ये 21 दे रखा होता तो 7 यूनिट की वैल्यू 21, तो 7 21, 1 यूनिट की वैल्यू 3 और 15 तिया ये 45 और ये कितने 21 कितने हो जाते हैं 76। 45 और 21 46 56 66 हो जाते हैं। ठीक है, तो कब जब ये दे रखे होते 7 की जगह कुछ और। अब 7 की जगह 7 ही अपनी वैल्यू आई है, रेशियो में भी 7 है, वो भी 7 है, तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए 22। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में उससे अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा,
दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन सभी का, और इधर तो लिख लेते हैं अपन तकनीकी, और ये लिख लिया हमने शेष। तो सभी कर्मचारियों का तो 8,000 है, ये सारे तकनीकी और शेष हो सबका 8,000 है। 9 तकनीकी कर्मचारियों को औसत वेतन कितना 12,000, तकनीकी का कितना है 12,000, और शेष का कितना है 6500, ये लिख दिया। बस ये घटा दिया तो 8,000 माइनस 6500 कितना हो जाएगा 7,000 8,000, तो ये हो गया 1,500, और 12,000 8,000 कितना हो गया 4,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15, 5 अंठा 40, ये 3:8 आ गया। यानी तकनीकी कर्मचारी 3 है तो शेष कर्मचारी कितने हैं 8 है। और लेकिन दे कितना रखा है, तकनीकी दे रखे अपने पास 9, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 तिया 9 3 हो जाएगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 तिया 24। इसका मतलब शेष कर्मचारी कितने हैं 24, और तकनीकी कितने हैं 9, तो कुल कितने हो गए 24 और 9 33, 24 9 33, तो कुल कर्मचारी कितने आ गए 33 आ गए। ठीक है, डिटेल से आप करके देख लेना। अब आ जाओ, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से तय करता है तथा वह इसी दूरी को वह 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये होता है अपना औसत चाल। लेकिन जब दो अलग अलग चाल, जो दो समान दूरी अलग अलग चाल से चली जाए, चले, तो औसत चाल हो जाती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इस चीज़ को अपन समय दूरी चाल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से समझेंगे, बस अभी इतना ध्यान रखो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुणा में 40 गुणा में 30 बटे 40 और 30 कितना 70। x और y क्या है, दो वो अलग अलग चाल है, दूरी अगर समान है दो अलग अलग चाल से तो फॉर्मूला 2xy अपॉन xy, x पहली चाल y दूसरी चाल, पहली चाल 40 दूसरी चाल 30, दो समान दूरी तय कर रहा है एक निश्चित दूरी, और कह रहा है इसी दूरी को, इसका मतलब दूरी क्या है बराबर है 4 तिया 12 दूनी 2400 बटे में 70, 0 0 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 किलोमीटर प्रति आवर, 34.28 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी औसत चाल दोनों दूरियों की। कुल दूरी बटे में कुल समय, जब क्या हो अलग अलग चाल दे रखी हो, अलग अलग उनकी दूरियां दे रखी हो, तो उनसे समय निकाल लेंगे, तो कुल दूरी बटे में कुल समय। जब दो चाल, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है x किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, और इसी को वापिस आ रहा है, ये जा रहा है और वापिस आ रहा है y किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, तो दूरी बराबर हुई, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy अपॉन में x, जाने की चाल वो आने की चाल। हो सकता है वो x किलोमीटर गया यहाँ से और इतनी ही आगे ये दूरी, तो ये दूरी दोनों क्या होगी बराबर, ये भी क्या y किलोमीटर प्रति आवर। जब ये दूरी बराबर हैं और तो चाल अलग अलग है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy अपॉन में xy। यही तो कह रहा है निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर, और इसी दूरी को वह 30 किलोमीटर आवर के हिसाब से वापस आता है, तो इसकी औसत चाल, तो एक चाल तो आपकी 40 थी, एक शायद 30 थी, तो 2 गुणा में 40 गुणा में 30 बटे में 40 प्लस 30 70, हमने इन दोनों गुणा किया 2400 बटे में 70, 0 से 0 कट गया, 240 बटे 7 कितना होता है 34.28 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए बाकी इसको समय दूरी चाल में अपन बहुत अच्छे समझेंगे। ये औसत का था, तो औसत में मैंने 1-2 क्वेश्चन इसके ले लिए हैं। एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से वह इतनी ही दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो औसत चाल कितना हो जाएगा 2xy 30 गुणा में 50 बटे में 30 और 50 कितना हो गया 80, 0 से 0 कट गया,
2 चौक 8, तो ये हो गया 30 पंजू 150 बटे में 4, नीचे 4 तिया 12, 4 7 28, सही 1 बटे 2, क्या कर दो 37.5 किलोमीटर प्रति आवर। 4 तिया 12, 3 4 7 28, 2 4 पंजू 20, 37.5 किलोमीटर प्रति आवर। 150 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर व 30 किलोमीटर की दूरियां क्रम से 6 किलोमीटर प्रति आवर, 8 किलोमीटर प्रति आवर व 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बराबर क्या बताया था? औसत चाल बराबर बताया था कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी तो कितनी होगी? 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी तो होगी 18 प्लस में 16 प्लस में 30। अब कुल समय, ये तो दूरी आई कितनी? एक तो 18, 16 और 30। अब ये इसकी चाल भी दे रखी है इनकी। इस 18 किलोमीटर को तो 6 किलोमीटर प्रति आवर, इसको 8 किलोमीटर प्रति आवर और इसको 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो समय निकाल सकते हैं इनका। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय, दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय इसमें कितना लगा? दूरी बटे में चाल, 6 तिया 18, 3 घंटे। दूरी बटे में चाल 2 घंटे। दूरी बटे में चाल 5 घंटे। सबका समय आ गया। इस 18 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति आवर से तो 3 घंटे यहाँ 16 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति आवर 2 घंटे यहाँ और 5 घंटे यहाँ। तो कुल समय हो गया 3, 2 और 5। 3 प्लस 2 प्लस का 5 हो गया औसत। आपने कुल समय भी निकाल दिया, कुल दूरी आपको दे रखी है। तो कुल दूरी तो होगी आपकी 4 6 14, 1 2 3 2 5 और 1 6 बटे 3 2 5 5 10। तो आ गया 6.4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो कुल दूरी होगी आपकी 64, 15 15 30 30 3 1 4 64 बटे में टोटल 10 घंटे। 64 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे लगते हैं, तो चाल होगी 6.4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये आपका एवरेज का टॉपिक था। मैंने एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है, और इस दोनों क्लासों की जो क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके उन क्वेश्चनों को बिना इसको देखे भी एक बार करके देख सकते हैं। जिस क्वेश्चन में अटकते हैं आप फिर वापस अपना यूट्यूब खोल के उसको सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। टाइम वर्क डिस्टेंस, समय दूरी चाल के टॉपिक में। वहाँ हम समय दूरी चाल को भी लगभग 2 ही क्लासों में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इतना ही जो एसएससी जीडी का आएगा उसी लेवल का पढ़ाएंगे अपन वहाँ पे भी। क्योंकि टाइम अगर आप ऐसे क्वेश्चनों पे खर्च कर रहे हैं जो हार्ड भी हैं, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में भी नहीं आने, तो अपन उसकी जगह ऐसे टॉपिक को कवर करें जहाँ से अपने क्वेश्चन आने वाले होते हैं, या उस टाइम को बचा के अपन हिंदी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ में जितना करा रहा हूँ एसएससी जीडी में इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम आए तब भी आप देख लेना। दिल्ली पुलिस में भी मैक्सिमम परसेंटेज लाभानी सीआई और एसआई से 90% क्वेश्चन सारे वहाँ से आए हैं। ठीक है, तो अपन वहीं पे अपना एफर्ट लगाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। ऐसी चीज़ों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में आनी ही नहीं है। ठीक है, तो उसका वो काम मैं कर रहा हूँ, आप पढ़ने पे ध्यान दो। मैं आपके क्वेश्चन छांट रहा हूँ, ये क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप देख लेना एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में समय दूरी चाल की में। धन्यवाद।